अगर सरकार ने समय रहते इस बात की सुध नहीं ली तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी रेवाड़ी शहर से आगे आने वाले चुनाव में ऐसा भ्रष्टाचार मैंने अपनी 55-56 साल की उम्र में जिंदगी में कभी नहीं देखा। जो अब देखने को बात तो ये हो गई है, अब ये महाशय जी उनके पास जाते हैं, किसी डॉक्टर से 25 लाख की डिमांड शुरू कर दी है, किससे 30 लाख लूट रहे हैं, अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, जिनने वोट दी है, जिनने बनाया है उन्हीं को लूट रहे हैं। 80% पार्षद, हो सकता है 100% भी हो पार्षद, मगर मैं 80% की गारंटी लेता हूँ। 80% पार्षदों से जाके रूबरू बात की जाए तो वो सारा भ्रष्टाचार उजागर कर देगा। अगर डंपर चोरी होने के 6 महीने बाद तक उस डंपर की लॉग बुक भरते चले गए कि उसमें तेल भी डला है, उसके ड्राइवर को तनख्वाह भी दी है, उसकी सर्विस भी हुई है, उसमें टायर भी डले हैं, एक्सेल टूटा, ये भी हुआ है, तो भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा। डंपर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज है, उस पे इनने पेट्रोल भी डल रहे, टायर भी डल रहे हैं, उसकी सर्विस भी हो रही है, तो लॉग बुक में हाजिर है, आप चेक कर लो लॉग बुक जाके बेटी। कुत्तों की नसबंदी के नाम के 50-55 लाख रुपए का बिल खड़ा कर दिया। 50-55 लाख रुपए में पूरे हरियाणा के कुत्तों की नसबंदी हो जाती। ये रेवाड़ी शहर के, रेवाड़ी जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, रेवाड़ी शहर के कुत्तों की नसबंदी का बिल है। 4 HCS लेवल के अधिकारी, 1 IS लेवल का अधिकारी आज भी जेल के अंदर बंद है, जमानत नहीं हुई है। कुल मिला के 14 आदमी जेल यात्रा कर रहे हैं। नहीं चलती, नाले बनाने का आया था, नाले अधूरे छूट गए, डिवाइडर कहीं बीच में बना दिया, कहीं कह दिया, वही हालात एनक्रोचमेंट के, सारा पैसा खा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। रेवाड़ी में मौजूद हैं और मामला भी रेवाड़ी का ही है, एक भ्रष्टाचार का मामला जो कि आज उजागर करने वाले हैं। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, परवीन राव बोबी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पहले भी इसी तरीके के काफ़ी जो मामले हैं वो उठा चुके हैं और उन मामलों के अंदर गिरफ्तारियां तक भी हो चुके हैं। तो अब आज आप जान पाएंगे कि जो ताज़ा मामला है वो क्या है और इस मामले के अंदर आखिर कैसे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो करप्ट नजर आ रहा है। ऊपर से नीचे तक सब कुछ आपको शीशे की तरह साफ नजर आएगा। चलिए पहले इनसे हम मुलाकात करते हैं और जान लेते हैं सारी चीजों के बारे में कि आखिर वो मामला है तो है क्या। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। नमस्कार अमन जी। सर, आप ये बताएं कि जो मामला है आखिर वो क्या मामला है और किस तरीके तक या किस हद तक लोग इसमें संलिप्त हैं। अमन जी, ये मामला रेवाड़ी म्यूनिसिपल कमेटी का है जी। यहाँ के अफसरान ने, कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी है जी। मुख्यमंत्री जी एक योजना लेके आए थे प्रॉपर्टी आईडी की, और वो लाए थे कि पब्लिक के लिए अच्छा हो, हर एक की अपनी प्रॉपर्टी की आईडी बने, कोई कब्जा ना हो, कोई ट्रेसपासिंग ना हो उसके लिए। मगर इसकी आड़ में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल हो चुका है जी। और बार बार ये मामला उठता भी रहा है। और रेवाड़ी तो शायद हरियाणा में नंबर 1 पोजीशन में भ्रष्टाचार के इस प्रॉपर्टी आईडी के मामले में। अभी ताज़ा इसके अंदर मामला ये है कि यहाँ एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर है मिस्टर सुशील कुमार जी, वो यहाँ पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत है जी। इन महाशय जी ने पूरी रेवाड़ी के अंदर जो बिल्डिंग बन रही थी या अंडर कंस्ट्रक्शन है या बन चुकी है, जो भी है, सभी को नोटिस जारी कर दिए, अनाधुंध नोटिस जारी कर दिए, हजारों के हिसाब से नोटिस जारी हो चुके हैं। नोटिस जारी करने के बाद उनने कुछ कार्रवाई भी नहीं करी। लोगों को इतना दहशत में ला दिया, इतना डरा दिया कि अब उसकी आड़ में पैसे की वसूली शुरू कर दी। जैसा माथा वैसा तिलक, जैसी बड़ी बिल्डिंग बन रही है या किसका घर बन रहा है, जैसा बन रहा है, उस हिसाब से पैसे की वसूली जोर शोर से शुरू कर दी। और अब वो उस पैसे का हिस्सा आगे कैसे बट रहा है वो तो अगर ये पकड़ा जाएगा वही बता पाएगा कि इसने भाई किस किस आगे ऊपर अधिकारियों को पैसे पहुंचाए हैं। पिछले 6-7 दिन पहले इनने रेवाड़ी में जितने नर्सिंग होम चल रहे हैं, डॉक्टर्स चल रहे हैं जी, इनको भी नोटिस भेज दिए। अब वो अस्पताल बने थे तो कोई तो 40 साल पुराना चल रहा है, कोई 25 साल पुराना चल रहा है, कोई 10 साल पुराना चल रहा है, उनकी बिल्डिंग ही बनी हुई है। तो भाई जब बिल्डिंग बनी थी तो किसी भी डॉक्टर ने बिल्डिंग बनाई थी
तो उसमें मेंशन था कि भाई मैं इस पर अस्पताल बना रहा हूँ, नक्शा लगता है तो उसमें लगाते हैं मैं इसमें अस्पताल बना रहा हूँ। तो फिर उनको ओसी कैसे सर्टिफिकेट इशू कर दिया, कैसे अस्पताल चलने परमिशन दे दी, और जब चल रहा है तो अब ये वसूली क्यों कर रहे हैं। और अब हद तो ये हो गई है, अब ये महाशय जी उनके पास जाते हैं, किसी डॉक्टर से 25 लाख की डिमांड शुरू कर दी है, किससे 30 लाख की, किससे 15 मतलब ये लाख बातें भी सामने आ रही हैं। की। सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, बता रहे हैं लोग यहाँ पे। तो अगर ये ऐसा ही है, अगर सुशील कुमार जी वाकई में एक बड़े ईमानदार अफसर हैं और सरकार की कोई गाइडलाइंस हैं इस प्रकार की, तो पहले तो वो दिखाएं गाइडलाइंस। दूसरी बात, अगर जब यही गाइडलाइंस हैं तो फिर सुशील कुमार जी एक रकबा और है यहाँ पे, वो है खसरा नंबर 161 जी। ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के सामने है। उस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? सरकारी ज़मीन है, डीसी के आदेश पे एसडीएम साहब को कहा गया, एसडीएम साहब ने लिखित आदेश पारित किए, मेरे पास सारे कागजात हैं। उसके ऊपर जाके उसकी पैमाइश हुई कि ये प्रॉपर्टी हमारी सरकारी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कमेटी का सारा स्टाफ हाजिर था उस पर, ईओ, एक्सीएन, एमई, जेई, पटवारी सारे हाजिर थे, सबके रिपोर्ट पे साइन है। और वहाँ पे जब गया, जब उसकी पैमाइश हुई तो उस पर पाया गया कि उस पर 2 लोगों ने कर रखी है एनक्रोचमेंट। एक का तो नाम दे दिया उसमें गोकुलचंद, दूसरे का नाम लिख दिया अननोन, नामालूम। वो किस दबाव में आके लिखा गया होगा? वो दबाव में आके ये लिखा गया है कि अब बताया तो ये जा रहा है और शोर भी है कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो फिलहाल जो हाल फिलहाल चेयरमैन है इनका इस पे कब्जा है, ये लोग इसको रखे हुए हैं अपने पास जी। और पिछले 4 महीने में 5 महीने में बीआई साहब ने इसके अंदर 4 मंजिला बिल्डिंग भी खड़ी करवा दी। जब ये सरकारी प्रॉपर्टी थी तो बीआई का काम देखने का था इसको कि भाई इसका तुम नक्शा पास कैसे किया। नक्शा पास किया तो इस पे मालिक का नाम क्या है और इसकी 4 मंजिला बिल्डिंग कैसे बन गई इसके ऊपर। और जबकि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। भाई ये कागज है जहाँ पे ऑफिसेज हैं, जहाँ पे ऑफिसेज हैं, ये कागज हैं सारे मेरे पास। एक बार आप नक्शा दिखाएं और क्या क्या ऑफिस है उसके अंदर, वो एक बार दिखा दें। ये नक्शा है इसका। इस नक्शे में पहला ऑफिस तो है सर्कुलर साहब बीडीओ का, बीडीपी ऑफिस है, पुरानी बिल्डिंग है जिसपे अब नशा मुक्ति केंद्र वगैरह खोला हुआ है, ये किया हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी थी सैनिक भवन, जिसपे पहले रेवाड़ी का एसपी ऑफिस होता था। ये उसका ऑफिस था, एसपी ऑफिस था, काफी साल चला है। उसके बाद में उसमें ये एक्स सर्विसमैन की कैंटीन खुल गई थी। तीसरा ऑफिस है हेफेड गोडाउन है जी, वो गोडाउन आज भी वहाँ हाजिर है। ये सारी सरकारी संपत्ति है जी। तो इस पूरी के ऊपर कब्जा है फिलहाल, इस पे डिमार्केशन की हुई है किस किस पोर्शन पे कब्जा कर रखा है। यहाँ पे ये जैसे ये कॉर्नर कब्जा कर किया हुआ है, यहाँ पे ये कब्जा कर डाला हुआ है, टीन शेड जी, ओपन एरिया कब्जा कर रखा ओपन करके। यहाँ ये पहले प्लॉट था, खाली प्लॉट था जी, अब इस पे 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो ये बीआई साहब ने, ये बताएं बीआई साहब की बिल्डिंग कैसे खड़ी हुई यहाँ से। बिल्कुल। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा जी, रेवाड़ी शहर के अंदर 32 पार्षद हैं। आप एक रेफरेंडम करवा लें, सरकार करवा ले जी, मुख्यमंत्री जी करवा ले, किसी भी अधिकारी को भेजे करवा ले, 80% जो नगर पार्षद हैं वो सारे के सभी इस बीआई की इस भ्रष्टाचार के उससे सारे दुखी हैं, सब खिलाफ हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही जी। लोगों ने चुन के नगर पार्षदों को भेजा है, चुनाव हुए थे डेमोक्रेटिक तरीके से, 4 नॉमिनेटेड पार्षद हैं जो सरकार ने अपॉइंट किए थे, सरकार करवा ले। तो क्या सरकार अपने पार्षदों की बात भी नहीं सुन रही? भाई ये गलती तो हमसे हो गई जी, सारी बात तो ये है। गलती हमसे ये हुई कि जो चेयरमैन साहब थे, जो फिलहाल मौजूदा चेयरमैन हैं बलजीत सिंह जी, इनको टिकट दी पार्टी ने टिकट दी तो मजबूरनवश पार्टी के नाते, और चूंकि राव साहब यहाँ से सिटिंग एमपी हैं और राव साहब केंद्र में प्रदेश का भाई नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, उनका आदेश हुआ कि भाई इनकी मदद करनी है। हम लोग पहले सब लोग शांत थे कि भाई क्या रुख बनता है, देखते हैं। जब चुनाव के 8-10 दिन रह गए तो पता चला कि जी पार्टी कैंडिडेट है वो तो 3रे नंबर पे है जी। फाइट तो एक कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट थे उनके बीच और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे,
उनके बीच फाइट है। पार्टी का दबाव आया, ज़्यादा ज़्यादा दबाव राव साहब की तरफ से आया कि बहन की कैंडिडेट निकालना है, पार्टी की बेइज्जती हो जाएगी। सब लोग जुटे, हम भी जुटे, लगे और इन महाशय जी को चेयरमैन बना दिया। अब चेयरमैन बनने के बाद अब ये तो किसी को पता नहीं था ना कि जब तो चुनाव लड़ता है कोई तो कहता है कि जी मैं तो भले की समाज सेवा की बात करूंगा, आप लोगों की मदद करूंगा, आप लोगों को दुख सुख में काम आऊंगा। मतलब बाढ़ ही खेत को खा रही है। बाढ़ ही खेत को खा रही है। अब कुल मिला के बात ये है कि इन पे पहले भी उठते रहे हैं मामला, और ये एक अभी तो शहर को लूट रहे हैं, अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, जिनने वोट दी है, जिनने बनाया है, उन्हीं को लूट रहे हैं। 80% पार्षद, हो सकता है 100% भी हो पार्षद, मगर मैं 80% की गारंटी लेता हूँ। 80% पार्षदों से जाके रूबरू बात की जाए तो वो सारा भ्रष्टाचार उजागर कर देंगे जी। ये तो एक बहुत छोटा मामला है। दूसरी बात बताऊंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे जी। म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर एक डंपर था, अपने खुद के डंपर थे, खुद की प्रॉपर्टी है कचरा ढोने के लिए जी। वन फाइन डे, एक शुभ दिन इनने क्या किया कि एक एफआईआर दर्ज करवाई कि जी हमारा डंपर चोरी हो गया। सरकारी संपत्ति थी, कमेटी से चिट्ठी गई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। वो डंपर आज तक अनट्रेस्ड है, नहीं मिला। मगर डंपर चोरी होने के 6 महीने बाद तक उस डंपर की लॉग बुक भरते चले गए कि उसमें तेल भी डला है, उसके ड्राइवर को तनख्वाह भी दी है, उसकी सर्विस भी हुई है, उसमें टायर भी डले हैं, एक्सेल टूटा, ये भी हुआ है। तो भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा, डंपर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज है, उस पे इनने पेट्रोल भी डल रहे, टायर भी डल रहे हैं, उसकी सर्विस भी हो रही है। तो लॉग बुक में हाजिर है, आप चेक कर लो लॉग बुक जाकर कमेटी के अंदर, ये तो हाजिर है लॉग बुक के अंदर। तो कोई एक सीमा होती है, हर तरफ से पैसा खाया, ये पब्लिक का पैसा है, यहाँ के लोगों का पैसा है, ऐसे खाया जा रहा है। पिछले साल इन महाशय जी ने कुत्तों की नसबंदी के नाम के 50-55 लाख रुपए का बिल खड़ा कर दिया। 50-55 लाख रुपए में पूरे हरियाणा के कुत्तों की नसबंदी हो जाती जी। ये रेवाड़ी शहर के, रेवाड़ी जिले की बात नहीं कर रहा हूं, रेवाड़ी शहर के कुत्तों की नसबंदी का बिल है। तो आप इसको जस्टिफाई कौन कर सकता है? मुझे तो इस बात का मैं ताज्जुब हूं। यहाँ से हमसे जो गलती हुई, हमसे गलती हुई कि हमने इस चेयरमैन को बनाया, हमने पार्टी की विचारधारा करके बनाया। खट्टर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि भाई जो भी पब्लिक की हित की बातें हैं पब्लिक तक पहुँचे। तो क्या इनके खिलाफ प्रशासन दबाव में है कार्रवाई करते वक्त? भाई प्रशासन दबाव में, मैं ये नहीं कहूँगा प्रशासन दबाव में है। हालात ये हैं कि ये सब मिले जुले हैं आपस में, बंदरबाट चल रही है। अब एक इंग्लिश में कहावत है, हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब भाई कसूर हमारा भी है, लोग हमारे पास भी आते हैं। मेरे पास डॉक्टर खुद चल के आए हैं कि मेरे से 15 लाख मांगे, मुझसे 20 मांगे। परवीन भाई आपने कहा था, हम तो आपके पीछे खड़े थे, ये क्या हो रहा है? तो मजबूरन हमें खड़ा होना पड़ा है यहाँ। तो अब क्या वो डॉक्टर्स प्लान कर रहे हैं कुछ कार्रवाई करवाने? भाई प्लान कौन, क्या, किसका आज व्यापार चल रहा है, धंधा चल रहा है, उसका अगर इनने अस्पताल सील कर दिया या धमकी दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये बेचारे शरीफ लोग हैं, ये एलीट क्लास है जी। ये लड़ना पसंद नहीं करती है। ये शिकायत करेंगे, 1-2 बार बात करेंगे, जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा, चुपचाप पैसा पकड़ा देंगे। तो अब हो क्या सकता है? अभी हो तो ये सकता है कि मैं तो माननीय सीएम साहब से और माननीय हमारे यहाँ के सांसद जी राव इंद्रजीत सिंह से मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि साहब, हमने आपके कहने पे, आप यहाँ के मालिक हैं, आप लोगों के छवि देखते हुए, सब कुछ करते हुए हमने तो इसको वोट दी थी, इसको बनाया था। अब बनाया ये थोड़ी था कि बाड़ी खेत को खाएगी। मैं कमेटी गया पिछले हफ्ते, मैंने बात करी, तो बात करने गया तो ये जो आपके सुशील कुमार जी बीआई हैं जी, इनका रवैया बताऊंगा तो मैं देख के हैरान रह गया जी। क्या हुआ बताएं? सुशील कुमार जी कहते हैं कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जहाँ से आ रहे हो, जिनका नाम ले रहे हो, कर रहे हो, ऐसा तो देश के अंदर 303 आदमी घूम रहे हैं। मतलब सांसद साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं, सांसद नहीं, मंत्री जी के बारे में। जी। जब वो एक मंत्री जी के बारे में कह सकते हैं 303 घूम रहे हैं, तो भाई हमारी गिनती तो 30 लाख में नहीं, 3 करोड़ में नहीं, 30 करोड़ में नहीं।
हमारी तो गिनती नहीं है। बिल्कुल। एक आदरणीय व्यक्ति हैं यहाँ के, वो उनके परिवार ने 70 साल 75 साल से यहाँ का नुमाइंदगी की है, इस इलाके की जॉइंट पंजाब के टाइम में नुमाइंदगी की है। वो हरियाणा के दूसरे, उनके पिताश्री हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। जब उनके बारे में वो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारी तो कुछ औकात ही नहीं, हमारी तो कुछ पहचान ही नहीं है भाई। मैंने कहा भी उनसे, भाई क्या बोल रहा है तू, शब्दों पे थोड़ा लगाम रखो। बोला ऐसा कि बोलो यार, बहुत आते हैं यहाँ से, काम तो हमें करना है, मुझे देखना है ना क्या ठीक क्या गलत है, यहाँ से जो करना है करवा लो। चेयरमैन साहिबा वहाँ बैठी थी, उसके बाद में चेयरमैन साहिबा के जो हस्बैंड है मिस्टर बलजीत, वो वहाँ बैठे थे। उनके सामने बुलाया गया, बात हुई, तो वो तो उनको ऐसे धमका के जाता है कि जैसे कि भाई चेयरमैन तो और इनके घर तो ये तो चपड़ासी हैं और मालिक कमेटी का ही है। जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदों की कोई इज्जत नहीं। भाई मेरा दिल, मेरे 40 साल के राजनीतिक सफ़र में इससे बुरा मुझे कभी सुनने को नहीं मिला। मैं 14-15 साल की उम्र में अपने दादाजी के साथ रामपुरा हाउस जाता था। उस ज़माने के अंदर क्या होता था कि अब तो सारा मामला कंप्यूटराइज्ड हो गया है। पहले हाथ से पर्चियाँ लिखी जाती थी जी। वोटिंग लिस्ट की, सबकी गांव गांव थैले पहुँचते थे, तो हम गांव थैला का नाम, वोटर लिस्ट देख कर नाम लिखा करते, पर्चियाँ पहुँचाया कर लिखा करते। 87 का इलेक्शन था राव इंद्रजीत सिंह का, मुझे याद है, जाटूसाना के अंदर मैं खुद झंडे बांट रहा था, बिल्ले बांटे थे, हम घूम रहे थे जी। 89 के अंदर राव अजीत सिंह ने इलेक्शन लड़ा, हम यहाँ से यहाँ पे घूम रहे थे। राव साहब का इलेक्शन था, हम उस पर घूम रहे थे। लगातार हमने काम किया, हमने देखा है। मगर मैंने कभी भी किसी कर्मचारी को या किसी अफसरान को, किसी भी चुने हुए नुमाइंदगा, चाहे वो MLA है चाहे कुछ है, किसी के बारे में ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करते हुए मैंने कभी नहीं सुना। ये तो पूरा नाम भी नहीं लेते, राव इंद्रजीत सिंह जी, ये तो ऐसे बोलते हैं इंद्रजीत क्या कर लेगा हमारा जी। अरे फजीहत कर। अरे बुजुर्ग है हमारे समाज में, एक बुजुर्ग को इज्जत दी जाती है, सिखाया जाता है बचपन से कि बुजुर्ग को इज्जत दी जाए। आज वो 73-74 साल की उम्र के बुजुर्गवार हैं, तो क्या ये ऐसे कर्मचारी क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो एक माननीयों के खिलाफ ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आम जनता से अपने दफ्तर में बुला के किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे। बिल्कुल। मैं तो बहुत इस मामले में जब मेरे सामने बात की तो मैं तो मतलब कि आत्मचिंतन करने को मजबूर हूँ जी कि भाई आगे राजनीति करें या ना करें। जी। तो अब आप लोग कार्रवाई करवाने की ठान चुके हैं? भाई मैंने विजिलेंस में एक चिट्ठी लिख रखी है पहले, और अब मेरा ध्येय यही है कि इसकी पूरी विजिलेंस जांच की करवाई जाए। मैं खट्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हो सका तो मैं चंडीगढ़ भी जाऊंगा, टाइम भी लूंगा, उनको भी चिट्ठी दे के आऊँगा। माननीय मंत्री जी, सांसद महोदय, इनसे ही मिलूंगा, इनको भी चिट्ठी दूंगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मैं कि 32 वार्ड है, 32 पार्षद चुने गए हैं। सरकार अपने आप ही अपना कोई अफसरान भेज के, SDM है, CTM है, DC साहब हैं, ADC साहब है, किसी से पूछ के इनका पार्षद पूछ लो ना इसकी कार्यशैली कैसी है, अपना आप सामने आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स तो जब जिस दिन आप वेरीफाई उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो सब कुछ दूध के दूध पानी के पानी की तरह आ जाएगा सामने। और रहा ये कि हो सकता है कि आप उनसे बाइट लो तो ये बोले कि भाई ये तो अपना प्रचार के लिए या ब्लैकमेल के लिए बात कर रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज से 1-1.25 साल पहले गरीब किसानों के लिए ICDP के तहत हरियाणा के अंदर ग्रांट आई थी, जो रेवाड़ी ज़िले में भी आई थी। वो मैंने मुद्दा उठाया। लगभग कितने पैसे आए होंगे उसमें? उस वक्त 20-22 करोड़ रुपए करीब आए थे जी। तो मंत्री जी से किसी पत्रकार महोदय ने पूछ लिया तो उनने भी कहा भाई प्रचार के लिए कर रहा है यहाँ से। मैंने अपने लेवल पे सारी उसकी जांच करवाई तो 4 HCS लेवल के अधिकारी, 1 IS लेवल के अधिकारी आज भी जेल के अंदर बंद है, जमानत नहीं हुई है। कुल मिला के 14 आदमी जेल यात्रा कर रहे हैं। और सरकार ने अभी 7 दिन पहले खट्टर साहब ने स्वयं उनकी जो उनने भ्रष्टाचार की उससे ये प्रॉपर्टी बनाई थी या बैंक अकाउंट पैसा था, सारा जब्त कर लिया, सरकारी संपत्ति घोषित कर दी है।
तो अब भी इसकी अगर जांच करें, ढंग से जांच हो, तो बहुत भारी भ्रष्टाचार निकलेगा। सरकारी संपत्तियां कब्जाई जा रही हैं भाई, सरकारी कर्मचारी मिलकर कब्जा रहे हैं। एक बीआई आज वो म्यूनिसिपल कमेटी में ईओ भी है, सेक्रेटरी भी है, चेयरमैन भी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है, वो कुछ नहीं है, एक बीआई सब कुछ हो गया कि वो लट से सबको हाँकता है। तो ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। या तो सब ब्लैकमेल हो रहे हैं, या तो इससे पैसा लेते हैं। सब पैसा नहीं लेते हैं तो एक बीआई की ऐसी क्या वो ताकत है, पावर है कि वो इतना उसने अंधेरगर्दी मचा दी है। बहुत बड़ी बात है जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, वो भी बहुत बड़े हैं और बात भी बहुत बड़ी है कि वो इंसान मतलब ना तो मुख्यमंत्री की रिस्पेक्ट कर रहा है, ना फिर यहाँ के जो आदरणीय सांसद हैं, मंत्री जी हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। और पूरा जो भ्रष्टाचार का मामला है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की बजाय आने की। पत्रकार महोदय जी, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मैंने अभी तक किसी पे आज तक अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में इल्ज़ाम नहीं लगाया है जी। मैं अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी के खिलाफ अड़ा हूँ तो उसमें सबूत के साथ अड़ा हूँ, और उसके अंदर मैंने विजय पाई है हमेशा, और उन कर्मचारियों को मैंने जेल यात्रा करवाई है। तो आपका अगला मिशन ये होने वाला है? मेरा अगला मिशन चल रहा है यहाँ से, मगर ये मेरा शहर है। अब मुझे भी बाहर निकलना पड़ता है, मैं लोगों से मिलता हूँ, करता हूँ, तो मुझे भी लांछन मिलते हैं, मुझे भी सुनने को मिलता है कि भाई ऐसे ही आदमी को वोट दिलवानी थी क्या, भाई ऐसे आदमी चेयरमैन बने थे क्या, ऐसा ही होना था क्या। और मुझे तो अभी लग रहा है यहाँ से कि अगर सरकार ने समय रहते इस बात की सुध नहीं ली, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी रेवाड़ी शहर से आगे आने वाले चुनाव में जीत पाएगी। मुझे कतई नहीं लगता जीत पाएगी। बहुत बड़ी बात कही है। जो सच्चाई है, सच्चाई सामने है, सच्चाई फेस करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है, खट्टर साहब की तरफ से कोई कमी नहीं है, सांसद महोदय की तरफ से कोई कमी नहीं है। जितनी परियोजनाएं कोशिश हो रही है, बन पड़ रहा है, वो लेके आ रहे हैं यहाँ, मगर उनको असली जामा तो नहीं पहनाया जा रहा ना। मतलब जो सरकारी कर्मचारी अफसर हैं वो डुबो रहे हैं, वो सारे डुबो रहे हैं। सांसद महोदय जी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम लेके आए थे, जो कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ताल्लुकात नहीं था, कि बाजार की सड़कें का भाई इसकी डिवाइडर डालो और सड़कें सारी नई बनाओ, लाइटिंग करो, सारी बात करो। वो उसका करोड़ों रुपए आया था। लाइटें जलती? लाइटें नहीं जलती। नाले बनाने का आया था, नाले अधूरे छूट गए। डिवाइडर कहीं बीच में बना दिया, कहीं कह दिया, वही हालात एनक्रोचमेंट के, सारा पैसा खा लिया गया। अब सांसद महोदय जी का काम थोड़ी रह गया कि वो यहाँ बैठ के उसका सड़क की भाई मॉनिटरिंग करेंगे या वो सड़क बनवाएंगे। नीचे जब सरकार बना दी है, कमेटी का चेयरमैन बना दिया है, पूरी यहाँ उनका काम है, उसमें भी पैसा खा गए सारा। ये मेरे घर के बाहर सेक्टर 3 आप हालात देख लो, सड़कों का क्या हालात है। कोई कह सकता है ये रेवाड़ी का पोर सेक्टर है? निकलना दुश्वार है। मॉल टाउन जाके देखो, और ये तो एक बारिश हो जाने दो, यहाँ तो नाव चलती हैं। तो ऐसा भ्रष्टाचार मैंने अपनी 55-56 साल की उम्र में जिंदगी में कभी नहीं देखा, जो अब देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है सर, और जो सरकार है उसको भी कार्रवाई इसके ऊपर करनी चाहिए। लेकिन आपने मुद्दा उठाया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जो बात इन्होंने अभी की है और जिस तरीके के आरोप हैं उनके ऊपर, और जिस तरीके के सबूत इनके पास हैं, और जो बातें ये कर रहे हैं, उनसे आपको क्या लगता है? और क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें रेवाड़ी के अंदर देखी हैं? जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय पे क्या आपको चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं कि हो क्या रहा है? और जो ऐसे अफसर हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री उनको बोला जाता है, और वो खुद भी कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि वो ईमानदार हैं। तो क्या ऐसे जो अफसर हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी? या जो यहाँ के माननीय सांसद जी, मंत्री जी हैं, क्या ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे? ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। और अगर एक्शन होगा तो उसकी जो समय सीमा है वो क्या रहने वाली है, ये भी एक बड़ा सवाल रहने वाला है। लेकिन कब तक? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।